नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो ज्ञान धारा में। हमारे आज के एपिसोड के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। रायपुर में निर्मित जोरबा द बुद्धा पिरामिड, जिसे हम गोल्डन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, उनकी फाउंडर से मिलेंगे आज हम। उन्होंने ना सिर्फ पिरामिड का निर्माण करवाया, बल्कि मेडिटेशन सेंटर में आए अनेक लोगों की जिंदगी में बदलाव का भी बीड़ा उठाया। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं फुलतुशी मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू। दर्शकों, हम हमेशा बात करते हैं कि हमें एक अच्छे माता पिता बनना चाहिए, बच्चे की अच्छी परवरिश होनी चाहिए, ताकि कल का भविष्य जो उसके हाथों में हम थमाने वाले हैं उसे बेहद मजबूती से पकड़ सके। लेकिन ये शुरुआत कैसे होती है? बच्चा अपने माँ बाप के पेट से सीख कर आता है या हमें उसको सिखाने की जरूरत होती है? आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। पेरेंटिंग क्या है, कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए, किस तरह से हम एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं। क्योंकि हमें पेरेंटिंग पे बात करनी है तो फुलतुशी मैम उसके लिए एक बहुत ही सही स्पीकर साबित होती हैं। क्योंकि मैम ना सिर्फ पिरामिड चला रही हैं, बल्कि क्रिस्टल चाइल्ड केयर एकेडमी भी चला रही हैं। जी हाँ, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या है, बच्चों की ग्रोथ किस तरह से संभव है, वो ना सिर्फ पेरेंट्स को समझाती हैं, बल्कि स्कूल्स में टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट करती हैं और उन सभी बच्चों पर काम करती हैं जिन्हें हम लोग अपनी कम सोच के साथ, अपनी कम बुद्धि के साथ ये कह देते हैं कि ये नहीं बदलेगा, अब इस बच्चे में बदलाव संभव नहीं है। तो आइए बिना देरी किए हमारे इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं। तो मैम, जैसे ही हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस बात को जानते ही नहीं है कि एक माता पिता बनने के लिए एक माता पिता को कैसा होना चाहिए, ये समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर पेरेंटिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ, पेरेंटिंग जो है ये ऐसे तो शब्द, इसमें एक बच्चे की जो भी देखभाल करना चाहता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई भी केयर गिवर जो बच्चे की देखभाल करना चाहता है, बट इसकी ज़रूरत और ये कहाँ से शुरुआत होती है? जब एक पेरेंट्स बनने की शुरुआत, मुझे लगता है कि जब शादी की हम प्लान करते हैं, क्योंकि शादी के बाद आने वाले समय में हम बच्चे लाएंगे, तो एक शादी की शुरुआत में भी जो दो पार्टनर है उनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी, क्या कम्युनिकेशन है, वहीं से ये न्यू की शुरुआत हो जाती है। और आप बच्चा जब प्लान कर रहे हैं, कब आप बच्चे को लाने चाहते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम बाय चांस बच्चे को ले आते हैं और हम प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हैं। अगर दो इमेच्योर लोग अगर बच्चे को धरती पे लेके आएंगे तो वो खुद इमेच्योर थे, खुद अपने आप में फुलफिल नहीं रहते हैं जी। फिर वो बच्चे से भी उम्मीद करते कि ये बच्चा मेरे हिसाब से सब चीजें सुने, करे, तो हम तो फुलफिल हुए नहीं, हम बड़े हुए नहीं, क्योंकि हमारे भीतर का भी वो बच्चा भी कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चाहिए था। सपोज उनके पेरेंट्स में ही कुछ डिमांड्स हैं, पेरेंट्स स्टेबल नहीं है, पेरेंट्स से बहुत एम्बिशन है, और उस स्थिति में अगर बच्चे को लेके आएंगे तो बच्चे को वो सही परवरिश, सही टाइम नहीं दे पाएंगे। तो पेरेंटिंग की शुरुआत जब दो लोग शादी करते हैं वहीं से शुरू हो चुका रहता है, और उनको समझना पड़ेगा कि हम दो मिलकर किसी तीसरे को इस धरती पे लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, एक किसी नए मनुष्य को आप जन्म दे रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, बट एक सही एक बुद्धा को आपको जन्म देना है या बुद्धा की परवरिश करना है, तो उसके माता पिता बनने के लिए आपको उतना आपके अंदर में भी बदलाव लाना है। तो जब आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तभी से आपको इस पेरेंटिंग के बारे में जानने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस बात यह है कि आप होश पूर्वक करें जो आप करना चाहते हैं, आप होश पूर्वक रहें कि यस नाउ आई एम रेडी, कि मुझे इस बच्चे को इस धरती पे लाना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे फैमिली वालों का प्रेशर है, तो ससुराल का प्रेशर है, तो मुझे बच्चा लाना था, चलो अभी क्या कर ले, कुछ नहीं करना है तो बच्चे को ले आते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जब आपकी लाइफ में अब कई बार क्या होता है, कई माता पिता के पास टाइम नहीं है फिर भी वो बच्चों को ले आते हैं, और कौन संभालेगा। अगर मैं कई बार पूछती हूँ बच्चा को कौन, मेड है, हमारे सास ससुर है, सॉरी वो बच्चा पालने के लिए नहीं है। आप ला रहे हैं बच्चे को तो बच्चे के लिए आपको समय देना है। तो आर यू रेडी? सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेरी शादी को अगर 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो मैं बच्चा लाना क्यों चाह रही हूँ? और नहीं है तो फिर आप नहीं मत लाइए उस बच्चे को। लाने के बाद आपको अपना फुल टाइम एटलीस्ट 7 इयर्स एक माँ को तो देना ही है, साथ में अगर फादर मदद करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए पेरेंटिंग जो है वो एक अच्छी परवरिश अब क्या, अच्छी में ये समझेंगे कि सजग होकर, होशपूर्वक, क्या हम अपना समय, अपना प्यार, अपना सब कुछ अगर हम ही फुलफिल नहीं है, हमें खुद प्यार की जरूरत है, और हम बच्चे को क्या प्यार दे पाएंगे? अगर मदर जो है वो पूरे समय कंप्लेनिंग मोड में है, या जो फीमेल है तो वो क्या उस बच्चे को पालने की स्थिति में अभी है? वो मेंटली अगर वो स्टेबल नहीं है, वो इरिटेट हो रही है, छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो रही है, तो शी इज नॉट एलिजिबल टू बिकम ए मदर एक्चुअली। और ये केस मेरे साथ भी हुआ। अगर मेरी बच्ची 10 साल पहले आई होती तो शायद मैं उसको मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि वो मेरी फ्रस्ट्रेशन का पार्ट होती। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स जो होते हैं वो घर का सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालते हैं, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। अगर 9 मंथ भी मदर जो है वो हैप्पी नहीं है, मदर जो है वो क्रिएटिव नहीं है, तो एक डिस्ट्रक्टिव बच्चे को वो जन्म देने वाली है। तो ये क्रिमिनल, ये सारे जो रेप, ये सारा जो धरती पे चल रहा है वो एक मदर की वूम से ही शुरू हो चुका रहता है। सो इसीलिए पेरेंटिंग का मतलब जानना बहुत जरूरी है, और इट इज अ वेरी सिंपल साइंस कि आप बच्चे की देखभाल कैसे कर रहे हैं। क्या आप मजबूरी में कर रहे हैं, या फिर आप उसको आउट ऑफ हैप्पीनेस, जब भी आप बच्चे के साथ हैं, आप अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो मत देखिए, देखभाल मत करिए बच्चे का। बट हमारे पास समय कम है, हमारे पास अभी न्यूक्लियर फैमिली है, लोग कम है, तो हम क्या करते हैं, उसको डे केयर में डाल देते हैं, हम क्या करते हैं, मेड के पास छोड़ देते हैं। तो कोई भी इंसान जब खुद खुश नहीं है, वो दूसरों को क्या खुशी देगा? सो यहाँ से जरूरत पेरेंटिंग जानने की शुरुआत होती है। यानी कि पेरेंटिंग को हम जितना हल्के में लेकर चल रहे होते हैं, और हमारे समाज में भी एक मिथ है कि बच्चे तो यूं ही पल जाते हैं, जबकि ये कहना अपने आप में एक गलत बात कह सकते हैं हम लोग। यूँ समझ लीजिए कि पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली होते थे, तो कोई ना कोई को बच्चा कुछ ना कुछ देख रहा होता था, और पहले के जमाने में इतना समय देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब छोटी फैमिली होती है तो बच्चा कुछ नहीं तो फिर सोशल मीडिया में रहेगा, कुछ नहीं तो मेड के साथ रहेगा। जो बच्चे का एनवायरनमेंट होगा वही सारी चीजें बच्चे में आने वाला है। इसीलिए अब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया पेरेंटिंग की एज कम्पेयर टू पहले के जमाने में। कई लोग ये कहते पहले तो ये सब हमने टर्म्स सुना नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में माँ जो है सुबह से उठ के वो पूरे परिवार का देखभाल करती थी। वो दादा दादी के साथ वो बच्चा खेलता था, कहीं मिट्टी में चला गया, कीचड़ में चला गया, किसी को कंसर्न नहीं था। अभी हम जितना कम हम समय देते हैं, हम गिल्ट के कारण बच्चों के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन करते हम कुछ उल्टा ही है। हमें लगता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। हमें लगता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो बड़ा से बड़ा गैजेट उसके पास देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज डोंट प्लान। अगर आप पूरा समय मिनिमम 7 इयर्स जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए भी कुछ रेमेडीज मैं बताऊंगी, बट अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप फुल टाइम 7 इयर्स तक, क्योंकि वो उसका फॉर्मेटिव ईयर्स है। एक बच्चा जब पेट पे आता है, जब वुम में रहता है, तब से उसका फॉर्मेशन मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल सारा चीज वहीं से शुरू होता है। तो उस समय में मदर का बहुत बड़ा रोल है, साथ में एसोसिएटेड फादर का है, बट 90% पूरा रोल मदर का है, क्योंकि मदर जो पूरी तरीके से कनेक्टेड है, जो वो फील कर रही है, जो वो देख रही है, जो वो सुन रही है। तो अगर मदर वर्किंग में है, मदर ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पे स्ट्रेस है। अभी मैंने एक केस डील किया जहाँ पे ऑटिज्म, अभी बहुत ज्यादा केसेस ऑटिस्टिक चाइल्ड का हो रहा है। ये ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या है? जो चाइल्ड बिल्कुल स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मदर इतनी स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रही है, तो बच्चा कहाँ से काम एंड क्वाइट होगा? जब बच्चा आ रहा है, 1 साल का भी बच्चा हो तो काम एंड क्वाइट हो ही नहीं सकता,
क्योंकि वो सारे केमिकल्स अब उसमें हैं जो उसको शांत बैठने नहीं दे रहा है। तो अब हम उसको लेबल कर रहे हैं कि वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है। अभी मैंने ऑटिस्टिक चाइल्ड को जब डील किया, मदर को मैंने काम डाउन करना शुरू किया, वो चाइल्ड भी काम डाउन होने लगता है। जब मदर एजिटेटेड होती है तो वो बच्चा भी एजिटेटेड होता है जी। तो मदर को जो मैंने ट्रीटमेंट दिया उसमें उसके काफ़ी लॉन्ग आवर मेडिटेशन रहते थे, फिर वो काफ़ी सारे दूसरे एसोसिएटेड वर्क करती थी। तो वो जो बच्चा है वो बैक टू जिस समय वो पैदा हुआ था वहाँ पे वो उसको ले जाके उस पर काम शुरू हो रहा है। बट काम कहाँ पे हो रहा है? मदर पे ही वापस हो रहा है। तो मदर को फिर से काम करके हम बच्चे पे ट्रीट कर पा रहे हैं। तो मैम आपने शादी के 10 साल बाद कंसीव किया। ऐसे में जब समाज की ये धारणा है कि बच्चा शादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए और इस जल्दबाजी में जो अचानक से हम पेरेंट्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, तो क्या इससे पेरेंटिंग पर असर पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं शादी के दो साल के अंदर मैं कंसीव करी थी, बट मैं इतनी स्ट्रेस में रहती थी कि मेरा मिसकैरेज हो गया और तभी से मैं थोड़ी डिप्रेशन में जाने लगी। और ये कह लीजिए कि यूँ तो मेरे साथ ये इत्तेफाकन होती गई चीज़ें, और उस समय मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी कि मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हुआ केस, काफ़ी मैं नेगेटिव फॉर्म में जा रही थी। बट जब मैं मेडिटेशन में आई करीब 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद मैं मेडिटेशन में आई और करीब 3 से 4 साल मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करी, लोगों को मेडिटेशन से जोड़ा और बहुत सारे मेरे जो माइंड के पैटर्न्स थे, बचपन के जो पैटर्न्स थे, नेगेटिविटी, सारी चीज़ें जब मैं धीरे धीरे डिलीट करने लगी और मुझे तब समझ में आया है कि जो मेरे साथ हो रहा था शायद मैं रेडी नहीं थी एक माँ बनने के लिए। क्योंकि एक माँ जो है वो प्रेम सिखाती है बच्चे को, एक माँ जो है खुशियाँ देती है, लेकिन मैं तो खुश थी नहीं। मुझे हर एक के लिए कंप्लेन था, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं बच्चे को क्या देने वाली थी, एक नफरत हर एक के प्रति, एक कंप्लेन। तो उस समय नहीं समझ में आता है जब हमारे साथ चीजें होती हैं। बट जब हम मेडिटेशन में आते हैं हमें पता चलता है कि फ्लैशबैक में तब हम ग्रेटफुल होते हैं कि जो हुआ हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं शायद उस समय पाल नहीं पाती और मेरा पहला मिसकैरेज भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी और मैं खुश नहीं थी। तो पहले मिसकैरेज के बाद जब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी और मुझे लगा कि यस आई एम नॉट रेडी, तो रेडी होने के लिए, और यूँ कह लीजिए मेरे लाइफ का फिर एम ये नहीं बन गया कि मुझे बस बच्चा चाहिए, मैं ये चाहती थी कि मैं एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग कैसे बनूं। बिल्कुल, पहले मैं एक अच्छा इस समाज के लिए मैं क्या दे पा रही हूँ। आपके पास अगर अंदर में सब कुछ गलत ही है तो आप समाज को क्या देंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को क्या देंगे। आपके अंदर जेलसी है, इरिटेशन है, इन लॉज के लिए नेगेटिविटी है, हस्बैंड के लिए कंप्लेंट्स है कि वो मेरा ध्यान नहीं रखता है, तो आप तो अपने आप में कंप्लीट है ही नहीं। फिर बच्चा भी वैसे ही बोलेगा मम्मा आप मेरे को टाइम नहीं देते हो। ये मैं देख पा रही थी क्योंकि ये सारी चीजें मेरी बचपन की मेरे साथ रिपीट हो रहा था। तो जब मैंने ये प्लानिंग किया कि ओके अब आई एम रेडी, कि जब होना होगा, मैं क्रेव नहीं कर रही हूँ कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपका बच्चा कब होगा, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे काफी चक्कर भी आते थे जब लोग क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पे मुझे हेल्प मिला अपने मेडिटेशन का, और जब मैं बुक्स रीड करती थी धीरे धीरे अंडरस्टैंड किए कि इस धरती पे हर बच्चा खुद प्लान करके आता है। तो वो प्लानिंग के लिए हमें रेडी होना है, तभी वो बच्चा हमारे थ्रू आएगा। और मैं चूंकि उस समय नॉन वेजिटेरियन थी, मेरी बच्ची को भी पता है, तो वो अपना प्री बर्थ प्लान भी मुझे बाद में शेयर किया उसने। तो जब तक मैं वेजिटेरियन नहीं बनी, जब तक मैं वो अंदर से प्योरिटी को मैंने महसूस नहीं किया, जीना शुरू नहीं किया, तब तक मैं कंसीव नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को जानते हुए आप एक जब बच्चे को लाएंगे, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, उसके लिए कंपटीशन नहीं करना है कि अब तो मैं ध्यान में आ गई हूँ, अब तो मुझे अब बच्चा चाहिए। हमें कोई टारगेट लेके हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअल साइंस हमको बताता है, आध्यात्मिक शास्त्र हमको बताता है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है और हमारे द्वारा चुना गया है। पेशेंस रखना है हमारे भीतर। ये मुझे जब धीरे धीरे समझ में आया, और इस धरती में मेरा खुद का बच्चा होना जरूरी नहीं है, जो मेरे पास आ रहे हैं वो बच्चे भी मेरे ही हैं, क्योंकि मैं उस समय कॉलेज में पढ़ाने लगी थी आध्यात्मिक शास्त्र, तो मुझे सारे बच्चे मुझे मेरे ही लगते थे। और उन बच्चों के अंदर जो मुझे तकलीफें दिखती थी, क्योंकि वो टीनेजर्स थे, तो पता चलता था उनके बचपन में क्या ट्रॉमा हुआ। क्योंकि हम एज ए पेरेंट हम सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं,
हम उनके ऊपर जब भी हाथ उठा रहे हैं, कभी कुछ उनको हिट कर रहे हैं, तो हमें लगता है हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, बट वो बच्चे के अंदर तो एक वुंड बन गया है। जी। जब मैं बड़े बच्चों को डील करती थी, कोई बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, डीप डाउन पता चलता था कि वो पेरेंट्स के डर से वो सब्जेक्ट लिया है, तो वो सब्जेक्ट तो वो क्लियर कर ही नहीं सकता है। तब मैं और वापस बचपन में जाने लगी कि मेरे बचपन में क्या होता था, फिर मेरी एडल्ट लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या हुआ, फिर उन बच्चों के साथ जब मैं चीज़ों को कोरिलेट करने लगी, तब मुझे लगा अच्छा ही हुआ कि अभी मैं कंसीव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट रेडी। मैं भी शायद मेरे बच्चा आएगा तो मैं उसको ट्रॉमा ही देने वाली थी। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छे से लर्निंग मिला यूथ के साथ जब मैं डील करने लगी कि यूथ चाहता क्या है। यूथ बड़ा हो जाता है लेकिन उसके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा ही वो ढूंढ रहा है, और वो यूथ को जो क्रेविंग होती है एक फीमेल की, वो फीमेल की क्रेविंग एक्चुअली उसके मदर की क्रेविंग है जी। एक फीमेल को जो एक मेल की क्रेविंग है एक्चुअली उसके फादर की क्रेविंग है। लेकिन हम लेवल करते हैं कि टीनेजर्स बच्चे, उनको एक साथ नहीं रखना है, उनको अलग रखो। जब वो फुलफिल्ड होते हैं अपने पेरेंट्स के लव से, और पेरेंट्स जब अपने आप में फुलफिल्ड होते हैं, तो ये क्रेविंग भी धीरे धीरे खत्म होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे डील करते हुए बच्चों को, और साथ में मेरे अंदर में जो एक डीलिंग लग रहा था कि मेरा बच्चा कब होगा, वो खत्म हो चुका था। और जब भी मैं किसी यूथ को डील करती थी, लगता है ये सब मेरे ही हैं, और उनके साथ मेरी इसीलिए बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी, और उनको मैं समझने लगी कि उनके बचपन में क्या हुआ होगा, क्योंकि वो कहीं किसी को एक्सप्रेस भी कई बातें नहीं कर पाते थे जी। और चूंकि मैं उनके एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 5-6 साल ही मैं बड़ी थी, तो वो मुझे जब एक्सप्रेस करते थे तो मैं उसको कोरिलेट कर पाती थी, जो बातें शायद वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते थे। तो मैं उनके फ्रेंड बन के जब समझती थी, तो मैं समझ पाई कि क्या मैं रेडी हूँ अपने बच्चे की फ्रेंड बनने के लिए। जब तक हम रेडी नहीं है, बच्चे को हम कुछ सिखाने के लिए सोच रहे हैं, तब तक समझ लीजिए आप रेडी नहीं है। बच्चा आपको सिखाएगा क्या आप अपने ईगो को इतने लेवल तक जीरो कर सकते हैं, तभी आप रेडी हैं। कि एक मास्टर आपके पास आ रहा है, वो आपको धरती पे जो आप सीखने आए, पेशेंस हो सकता है, लव हो सकता है। मेरी बच्ची जब वूम में आई तो उसने कहा कि मम्मा आपको सबको अनकंडीशनल लव करना है, क्योंकि उस समय मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं थे। मुझे बात बात में कंप्लेन आता था कि वो मेरे केयर नहीं कर रहे हैं, मेरी देखभाल नहीं कर रहे। तो उस समय मेरी बेबी वूम से अंदर से गाइड करती थी कि मम्मा आप मेडिटेट करो, आप ओशो टॉक सुनो। तब मैं बुक भी पढ़ने लगी, ये सारा मेरी बेबी मुझे गाइड करती थी। तब मुझे पता चला कि अच्छा मुझे अनकंडीशनल लव सीखना है। आप हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूं तो मेरा देखभाल कोई करे। आपका देखभाल, आपका सब कुछ आपको खुद करना है। तो ये सीखने में आई थी इस धरती पे, और जब मैं ये सीख ली तो मुझे चारों तरफ से लव भी मिलने लगा, फ्रेंडशिप भी मेरे साथ हुआ, और सारा सपोर्ट सिस्टम आने लगा। तो ऐसे हर बच्चा हमें कुछ सिखाने आता है। आपकी बातों से मैम एक बात जो सबसे पहली नज़र में समझ में आ रही है, वो ये कि माता पिता बनने से पहले की एक जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छा मनुष्य बनिए। पहले आप खुद को अच्छा बना लीजिए, खुद को शिकायतों से मुक्त कर लीजिए, खुद को जितनी भी इच्छाएं हैं उससे मुक्त कर लीजिए। क्योंकि एक बार आप इंडिविजुअली तैयार हो गए तो आप दूसरे को या एक नई जो ज़िंदगी हमारे सामने आने वाली है उसको भी अच्छा बना पाएंगे। तो यानी कि जो पेरेंटिंग है वो ना सिर्फ बच्चे का आपके शरीर में धारण होने से शुरू होती है, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। राइट, टोटल माइंडसेट चेंज होना चाहिए पेरेंट्स में, और जानना है, और अलग अलग बुक्स पेरेंट्स को पढ़ना है, तब जाके वो रेडी होंगे। कि क्योंकि हर कोई चाहता है कृष्णा, लेकिन अपने बच्चों को कोई कृष्ण नहीं चाहता है। हर कोई बुद्धा को अप्रिशिएट करेगा जब, लेकिन हमारा बेटा जब बुद्ध बनेगा, वो जन कल्याण करना चाहते हैं, तब हम सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें किताबें पढ़ के जानना है, हमें ग्रंथ को पढ़ के जानना है, भगवत गीता पढ़ के जानना है। तो क्या हम समय उतना दे रहे हैं? लेकिन पेरेंट्स तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम घर में कोजी एनवायरनमेंट दे दे, कार ले आएंगे, घर ले आते हैं। तो बच्चे को वो नहीं चाहिए। एक बच्चे को अच्छी सोच की जरूरत है, विजन की जरूरत है। यहाँ पे हम टारगेट देने लगते हैं। जैसे ही बच्चा आता है हम सोचते हैं ये बड़ा होकर कितना कमाएगा, क्या ये मेरी देखभाल कर पाएगा, क्या ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। नहीं, खलील जिब्रान ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही, योर चिल्ड्रन आर योर चिल्ड्रन, जस्ट दे केम थ्रू यू,
दे आर नॉट योर चिल्ड्रन। तो ये बात मेरे को शुरू में नहीं समझ में आती थी, तो अब समझती हूँ कि एक बच्चा बस मेरा शरीर चुना है मेरे थ्रू आने के लिए। द मोमेंट वो तैयार है अपना सब कुछ करने के लिए, उस समय शायद वो मुझे पहचाने भी ना, तो मैं सिर्फ उसको सपोर्ट और लव करने के लिए हूँ। मैं उससे रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैंने तुमको इतना टाइम दिया तो तुम मुझे, मेरा देखभाल तुमको करना ही है। तो ये प्रेशर बनाने की जो परंपरा भी चल रही है, क्योंकि हम सब भी यही सोचते थे मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी ही है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी पूरी धरती की है। मेरे को हर एक की जिम्मेदारी, हर एक क्या देखभाल करना है। और बच्चा भी सिर्फ अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, उसको हर इंसान को देखभाल करना है जी। क्योंकि अगर गौतम बुद्ध ये नहीं सोचते तो वो धरती पे इतना बड़ा उन्होंने जो ध्यान दिया है वो नहीं दे पाते, वो अपने माँ बाप के लिए वो वहीं पे रह जाते। तो हमें हर घर में एक बुद्ध चाहिए, हर घर में बच्चा जो है जन कल्याण के लिए हो। तब कैसे होगा जब पेरेंट जन कल्याण के लिए सोचेंगे, पेरेंट सेल्फिश एटीट्यूड में रहेंगे कि मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस बने, तो बच्चा भी उसी प्रकार से फिर वो कंपटीशन में, रैट रेस में आ जाएगा। वो बचपन में जब स्कूल भी जाएगा तो किसी तरीके से मार्क्स लाने की कोशिश करेगा, वो स्कूल एंजॉय नहीं करेगा। तो 7 साल तक बच्चे को स्कूलिंग में भी हमें वो एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट उनको स्कूल ना भेजकर हम घर में वो प्रेम, वो म्यूजिक, नेचर से कनेक्ट करना हमें सिखाना है। तो मैम मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो पेरेंटिंग की एक सीढ़ी है, हमें एक एक स्टेप लेकर ही आगे बढ़ना होता है। हम लोग नहीं अगर चाहते कि अगर हमारा बच्चा गलत ना बने, हमारा बच्चा हमसे परे ना बने, तो हमारे को अपने से शुरुआत करनी होगी। तो जब एक महिला गर्भ धारण करती है, 9 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है, उस समय पर दोनों ही लोगों को, माता और पिता दोनों को ही क्या चीज़ों की है ज़रूरत जो वो ध्यान रखें? सबसे पहले अल्टीमेटली जो मदर है उसको खुश रहना है, उसको हैप्पी रहना है हर एनवायरनमेंट में। बट एनवायरनमेंट में ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे कई बार बहुत सारे बॉडीली चेंजेस आते हैं, तो मदर में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है बहुत सारी। तो यहाँ पे मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। साथ में इंस्टेंट एनर्जी के लिए पिरामिड्स यूज करना चाहिए मदर को। और अपने जो मूड है, मूड स्विंग अगर चेंजेस आने के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है, तो उसको चेंज को ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक ना उसको हावी होने दें। इसके लिए बुक्स पढ़ना। तो सबसे पहले है अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना मदर के लिए। लॉन्ग आवर वो मेडिटेशन में बैठे, जब भी वो आराम से बैठ सके। अच्छी म्यूजिक, काफ़ी सारे फ्लूट म्यूजिक्स अवेलेबल है ऑलरेडी हमारे चैनल में। वो म्यूजिक सुनते हुए, वो खाना भी अगर खा रही है साइलेंस में रहते हुए, खाना खाते समय म्यूजिक के साथ, और बच्चे से कनेक्ट होने की कोशिश करें। बच्चा क्या कह रहा है, तो मदर जब आईज क्लोज करके, अपनी आंखें बंद करके कनेक्ट होगी और अपने सांसों के साथ रहती है, और अगर वो म्यूजिक भी सुन रही है और कोशिश कर रही है कि मेरा बच्चा मुझसे क्या कह रहा है, तो बच्चा हर मोमेंट कुछ ना कुछ उसको गाइडेंस करेगा ही। तो यहाँ से शुरुआत होती है कनेक्टिविटी की। और बार बार जब मदर जो है अपने अंदर जो उसका चल रहा है वो उसको मेंटेन करें। लाइक अगर वो थोड़ा सा भी गुस्से में आ रही है तो वो मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को शांत रखें, और अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है उस समय उसको, चाहे वो सीरियल हो, टीवी न्यूज़ चल रहा है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी बच्चा। ये जो पल है ये दोबारा नहीं आएगा। इस पल को उसे बहुत ही संजो कर रखना है। वो चाहे तो डायरी नोट डाउन कर सकती है अभी वो क्या महसूस कर रही है, और अपनी खुशी के लिए हो सकता है सुबह वो मॉर्निंग वॉक कर सके, नेचर में टाइम स्पेंड करे, सनराइज देखे। तो वो जो कुछ अपनी आंखों से लेगी, जब कानों से सुनेगी और महसूस करेगी, वो सारा बच्चे पे ट्रांसफर होगा। मोस्टली हम लोग खाने पे ध्यान देते हैं जी। खाने के अलावा भी जो वो पढ़ेगी, अपनी जो बुद्धि के लिए वो पोषण देगी माँ, वो सारी चीजें भी बच्चों पे। कई बार हमने देखा होगा, सुना होगा कि अभिमन्यु को सारी टीचिंग पेट में ही मिल चुका था। तो कई बार हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान कैसे बने। तो ऐसे स्टोरीज, ऐसे बुक्स माँ को पढ़ना चाहिए, जिससे वो एक जो जैसा बच्चा वो प्लान कर रही है, वैसे तो वो बच्चा अपनी प्लानिंग से खुद आ रहा है, और वो बच्चा गाइड भी करेगा कि आप कौन सा बुक पढ़ेंगे, आप क्या करना है।
तो यहाँ पे मदर और बच्चे को पेट से ही कनेक्टिविटी बनाना है और खुश रहना है मदर को। तो ये तो बात की मैम आपने बच्चे की और माँ के बीच के संबंध की, पर एक पिता, क्योंकि वो गर्भधारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पिता किस तरह से अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को सपोर्ट कर सकते हैं? पिता का काम ये है कि जो मदर फील कर रही है, अगर उसे नेचर जाने का है तो वहाँ पे जितना हो सके अपने जॉब को करते हुए वो थोड़ा समय मदर और बच्चे के साथ, जब वूम में है बच्चा तब दे। और पिता भी जब कम्युनिकेट करता है वो टच थेरेपी से कर सकता है बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, तो बच्चा चारों तरफ के एनवायरनमेंट को सुनता है जो पेरेंट्स बात कर रहे हैं। अगर पिता अपनी तरफ से मदर को खुश रखते हैं, अपनी तरफ से कुछ स्पेशल पैम्पर करते हैं कि चलो बुक्स ही मैंने लाया आपके लिए, आपको नेचर में चलना है, आपको सनराइज देखना है, तो वहाँ पे वो समय दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा समय फादर दे सकते हैं, लेकिन जब वो घर में आए तो थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ वो बात करें कि आज मैं घर आया, मैं टायर्ड था, ओके आई एम सो सॉरी। ये भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अच्छा ही अच्छा कम्युनिकेट करेंगे। आप जो है आप एक रिश्ता बना रहे हैं तो बच्चा सब कुछ सुन पा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर वो वाइफ को टाइम नहीं भी दे पा रहा जो हस्बैंड है, तो वो बोल सकता है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। जब हम बोल देते हैं, ये भी काफी बड़ा सेटिस्फैक्शन। तो कुल मिला के एक फादर, ये जो पिता है, वो अपनी वाइफ को सपोर्ट में है ये भी बोल दे तो काफी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं वो भी बच्चे के लिए लर्निंग हो जाती है कि अगर इन केस आगे भी अगर वो बच्चा किसी को समय नहीं दे पाएगा तो किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएगा। राइट। तो हमें गिल्ट में नहीं जाना है कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या मदर कंप्लेन नहीं करेगी कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा है। यहाँ पे दोनों को म्यूचुअल समझते हुए बच्चे के लिए हमारा प्रायोरिटी को हमको निर्धारित करना है। हमारे बीच कितने भी डिफरेंसेस हो जाए, लेकिन जब बच्चा आ गया है वो डिफरेंसेस को आपको खत्म करना है। आप ईगो को अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो मैम एक माँ इस 9 महीने की जर्नी में बाकी चीज़ों के लिए तो परेशान रहती ही है कि उसका हेल्थ कैसा है, उसे खाना है, उसे प्रोटीन लेना है, खून की कमी ना हो जाए, लेकिन एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहती है वो ये कि मेरा बच्चा नेचुरल तरीके से होगा या ऑपरेशन के थ्रू होगा, और इससे वो अपने दिमाग में शायद डर बैठा लेती है। क्या ये सही है? मुझे लगता है इसमें अलग एक स्ट्रेस आ जाता है। अब जब मेरा केस था तो उसमें हर कोई कह रहे थे कि आप तो स्पिरिचुअलिटी में, आप तो मेडिटेट करते हो, तो आपको तो नॉर्मल बेबी होना चाहिए। मैं सिर्फ मेडिटेट करी और मैंने बेबी से बोला कि आपको कब आना है, और जब डेट था उसके पहले ही डेट में मेरी बेबी ने बोला कि अभी मुझे आना है, क्योंकि मुझे वो एक ऋषि मुनि के फॉर्म में दिखे। तो मैंने बोला अब इतना जल्दी? तो बोला यस, अभी आज ही जाइए आप डॉक्टर के पास, और सिजेरियन। मुझे वहाँ से ही आंसर मिल चुका था, जबकि सब कोई कह रहे थे कि नहीं आपके लिए तो ये सही, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक लेवल लगता है कि आप तो मेडिटेटर है तो आपका तो नॉर्मल ही होना चाहिए। देखिए जो सही है वो चीज़ें होगा। मेडिटेशन हमको तैयार करता है हर परिस्थिति के लिए। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा सिजेरियन क्यों हो रहा है, तो सिजेरियन जब हो रहा था उस समय मेरा एक अलग सा एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, और मैंने उस समय इतना ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस किया कि क्योंकि मुझे पता था कि ये फीमेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, बट ऑल ऑफ ए सडन मैं जब एंटर कर रही थी ऑपरेशन, मेरे हस्बैंड ने पहले ही कह दिया था कि मुझे तो फीमेल ही चाहिए। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात थी। और जब मैं एनेस्थेसिया में थी और एकदम मैं आउट ऑफ बॉडी फील कर रही थी, तब जब मुझे एक फीमेल बच्चे का पता चला, मैंने देखा इतना ऐसा भी मिरेकल हो सकता है कि हमारा जो सोल प्लान है, हमारा लाइफ प्लान है, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट कैसे हो सकती हैं एज पर द सिचुएशन। तो वो एक्सपीरियंस शायद मुझे करना था। सेकेंडली एंटीबायोटिक्स मैंने एक भी यूज़ नहीं किया। पावर ऑफ मेडिटेशन मुझे वहाँ प्रूफ करना था। 7 डेज जब सिजेरियन होने के बाद टैबलेट्स लेने की ज़रूरत होती है, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ पिरामिड एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, पिरामिड वाटर पी के मैंने पूरा ठीक किया। मेरे घर वाले, मेरी घर में मेडिकल लाइन से हैं, सब ने कहा बिना इतनी हाई एंटीबायोटिक चाहिए सिजेरियन में। तो मैंने वहाँ पे भी पावर ऑफ मेडिटेशन को और एनर्जी को, पिरामिड एनर्जी को प्रूफ किया। तो हर सिचुएशन अगर आपको आ भी रहा है सिजेरियन होने का, तो हमें उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो सही है वो अपने आप होगा। हमें बस अपना खुद का जो अपना मेडिटेशन है, हमारे खुद के अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, फियर बेस्ड हमें कोई काम नहीं करना है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम नहीं करना है। तो मेडिटेशन आपको वो पावर देता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे ऊपर भी प्रेशर था
कि आप तो इतना मेडिकेट करते हैं, फिर आपका बच्चा क्यों सिजेरियन हो रहा है। तो मुझे वहाँ पे मेरे जो इन-लॉज थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो मैंने उनको देखा और मैंने बेबी से बात किया कि क्या करना है, तो उसने कहा यस गो अहेड, नो इश्यूज। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी दोबारा डॉक्टर का चेहरा ही नहीं देखा है। डॉक्टर्स आज भी पूछते हैं कि आपने तो कभी आए ही नहीं अपने बच्चे को लेकर। तो वो डॉक्टर से भी उस समय मेरा एक कनेक्शन बना, और डॉक्टर आज भी मुझे कई बार फोन करते हैं कि भाई हमारी लाइफ में भी आप जो कर रहे हैं लेके आइए, क्योंकि आपको तो हमारी जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत है। तो सिजेरियन हो नॉर्मल हो इसके लिए हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस की तो जरूरत नहीं है, और इतना ज्यादा हमें प्लान भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिरेकुलस थिंकिंग रखनी है कि बच्चा बिल्कुल आ गया, स्वस्थ है और इस धरती के लिए काम कर रहा है, धरती को मदद कर रहा है, ये थिंकिंग जरूर आप ऐड कर सकते हैं। तो जब बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ होगा तभी वो मदद करेगा दूसरों को। तो ये सीक्रेट भी मैंने तब समझा। हेल्दी बच्चा हो, इंटेलिजेंट बच्चा हो, क्या क्या आप प्लान करेंगे बच्चे के लिए। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स विजन बोर्ड बनाते हैं, मेरा बच्चा ऐसा दिखे, मेरा बच्चा वैसा दिखे, तो इतना सब माइन्यूट करने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा बुद्ध है, तो एक बुद्ध क्या दिखने में अच्छा भी होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, स्वस्थ भी होगा, सारा क्वालिटीज तो उसी में आ गया। जी, तो मैम यानी कि एक बहुत लंबी जर्नी है, और एक छोटी छोटी चीज़ें जो भी हम लोग मिस्टेक टाइप का कर देते हैं वो नहीं करना है। कर सकते हैं, मिस्टेक में भी हमें उतना कॉन्शियस नहीं हो रहा है, बस हमें याद रखना है कि हमें सजग रहना है कि चलो मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, क्योंकि मिस्टेक नहीं करने पे भी क्या होगा, अलग प्रेशर में हम आ जाएंगे। जी, मैं माँ हूँ, मैं गलत नहीं कर सकती हूँ, वो उस टेंशन में भी हमें नहीं जाना है। जी, आप एक इंसान है, आप गलतियां कर सकते हैं, बट आर यू अवेयर कि आप गलती कर रहे हैं? क्या आप बच्चे को पालने के लिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपना डर बच्चे पे डाल रहे हैं, अपना एम एम्बिशन बच्चे में डाल रहे हैं? बस इतना अवेयर होने की जरूरत है। आप गलती नहीं करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। इवन आज भी मैं सीख ही रही हूँ। आई एम नॉट ए परमानेंट मदर कि यस मैं एकदम परफेक्ट मदर हूँ। देयर इज नो परफेक्शन, देयर इज ऑलवेज चांस कि आप में अंदर में इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो इम्प्रूवमेंट तो एवर लास्टिंग है, नेवर एंडिंग है। बट आप जब क्राइटेरिया सेट करते हैं कि क्या मैं खुश हूं अपने बच्चे को पालते हुए, क्या मेरा बच्चा खुश है, कहीं मेरा बच्चा मुझसे डर के तो चीजें नहीं कर रहा है, ये क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, इतना हमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। मैं बता रही हूँ, जब हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग को मैंने समझा, पत्री जी से मैंने सीखा, मेरे मास्टर मेरे गाइड वो हैं, जो भी हो रहा है, अगर मुझे कभी गुस्सा भी आता था कि सर अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, वो अलाउ कर देते थे, करने करिए, क्या दिक्कत है। कई बार हम कहते हैं ना हम स्पिरिचुअलिटी में, मैं स्पिरिचुअल पेरेंट हूँ तो मैं गुस्सा नहीं कर सकती बच्चे, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो भी पॉसिबल है। हाँ, ये क्राइटेरिया अगर मैंने सेट कर दिया कि इसको पिटाई करने से ये सुधरेगा, ये बिना डांट के ये बच्चा सुधर नहीं सकता है, दैट इज रॉन्ग। कोई भी आप परमानेंट लेवल नहीं कर सकते कि ये करने से ही बच्चे में चेंजेस आएगा। आप बच्चे को अंदर से फील करके, महसूस करके, पहले आपको कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्टिविटी जो है वो मेडिटेशन से आता है। तो जितना आप खुद मेडिटेटिव होंगे उतना ज्यादा आप बच्चे को समझ पाएंगे। अब बच्चा ही नहीं, आप उसके एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे, उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो छोटे समय में तो हम, जब बच्चा छोटा होता है 2 साल का 3 साल का, तो हमारे अंदर में समाज का प्रेशर होता है कि अब इसको स्कूल में डालना है, अलग अलग हमारे अंदर में टेंशन शुरू हो जाता है। तो हर स्टेज में एक चीज कॉमन है कि हमारे को स्टेबल रहना है। कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए, किसी का इन्फ्लुएंस में हमको कोई सिचुएशन में नहीं आना है, लव बेस्ड होना चाहिए, ऑथोरिटी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। तो जब आप लव बेस्ड लेंगे तो बच्चा, मैंने अपनी बच्ची को ये पूछा था आप कौन से स्कूल जाना चाहते हैं, तो बच्चे ने कहा मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे स्कूल में एग प्रोटीन, एनिमल किल करना है, वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स की बातें बताई जाती है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, अभी आपके पापा को चाहिए कि आप स्कूल जाएं, तो कैसे करना है। तो बोले ठीक है, आई विल चूज माई स्कूल। तो मैंने उसको 3 स्कूल ले गए, उसने खुद वेजिटेरियन स्कूल चूज किया। फिर उसने इंस्ट्रक्शन भी दिया कि यहाँ से मैं खेलने आ रही हूँ, मुझे ना लिखवाना है ना पढ़ाना है।
तो ये प्रेशर भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे को मैंने किंडरगार्टन में डाला, वो लिख नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। अभी किंडरगार्टन में भी ट्यूशन लगाते हैं जी। तो हमारी एकेडमी में कई बार लोग आते हैं कि प्लीज आप पढ़ाइए इसको। मैंने कहा ये पढ़ाई अभी चाहते हैं कि आगे चल के पढ़ाई करें? आप क्या चाहते हैं? मैं अभी तो पढ़वा लूंगी इसको, आगे चल के ये पढ़ेगा उसकी गारंटी नहीं। फिर नहीं ऐसे नहीं। तो फिर मैंने कहा अभी मैं जो कर रही हूँ, बच्चे को पढ़ना क्यों है, पहले वो वहां तक बच्चा बैठना तो सीखे। बट जो छोटा बच्चा है 7 इयर्स के अंदर, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। वो बच्चे का क्वालिटी है, उस क्वालिटी को अगर हम चेंज कर रहे हैं कि नहीं वो स्कूल जाके वो एक जगह बैठे, तो वो उसके अगेंस्ट नेचर है। कोई भी चीज अगेंस्ट नेचर करेंगे तो चीजें गड़बड़ाएंगी। तो आजकल तो मैम यही होता है कि हम लोग, बच्चा जन्म लेता है तभी हम डिसाइड कर देते हैं कि इसने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, या कौन सा स्कूल फिक्स कर देते हैं। बिल्कुल, और किस उम्र से पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि 3 साल की उम्र से ही स्कूल जाना शुरू हो गया और शायद वहीं से कंपटीशन का जो एक भाव है वो बच्चे में भी आ जाता है और पेरेंट्स में भी रहता है कि मेरा बच्चा सबसे बेहतर हो। सारे बच्चे टॉप करें। जी। तो एक बच्चे की जो शिक्षा देने का समय है, क्या वो स्कूल से ही शुरू होता है या एक बच्चे के जन्म के साथ माता पिता का एक फर्ज बनता है कि उन्हें आप बेसिक एजुकेशन, एक जो बेसिक समझ है वो देना चाहिए? एजुकेशन अलग अलग तरीके का मैं इसको समझती हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से क्लियर था। मैंने वो ओशो की बुक पढ़ी है शिक्षा पे, ये सभी पेरेंट्स को मैं रिकमेंड भी करना चाहूँगी, और बुक ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे को कुछ भी ज्ञान रेडीमेड देने की आप हड़बड़ी मत करें, चाहे वो स्कूल भेज कर ही क्यों ना हो। बच्चे को आपको फॉर्मेटिव ईयर्स जो है 0 to 7, उस समय उसके अंदर क्यूरियोसिटी जो चल रहा है उसको आप उसके एक्सपीरियंस कराइए। अगर वो धूप देख रहा है, वो आग देख रहा है, उसको वो टच करना चाह रहा है, तो क्यूरियोसिटी को आप बढ़ने दीजिए। आप उसको रेडीमेड आंसर, उसको चीजों को करने के लिए उसको रेडीमेड उसको तैयारी मत करिए कि दिस इज दिस, आपको ये जानना है, ये पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है अलग टाइप की शिक्षा होगी। 7 साल के बाद एक अलग स्टेज में होगा, जब उसका माइंड डेवलप हो रहा है। माइंड के लिए अलग खुराक है। जब वो माइंड नहीं है, वो राइट ब्रेन है, 0 to 7 इयर्स में बच्चे का राइट ब्रेन को डेवलप करना है, तो वो स्मेल, टच, म्यूजिक थेरेपी, मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, ये सबको वो एंजॉय करेगा। लेकिन पेरेंट्स को इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लेवल करते हैं कि पढ़ाई कितना कर पा रहा है बच्चा, मार्क्स कितने आ रहे हैं। हमें उनके जो अलग अलग उनका जो इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस को हमको समझना है। तो उन सब चीजों को ना जानते हुए पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके एक ही इंटेलिजेंस जो लॉजिकल माइंड है, और 0 to 7 इयर्स में आप लॉजिकल माइंड में अगर आप फोकस करेंगे तो बच्चा बाद में जब टीनेजर होगा वो अपना फ्रस्ट्रेशन अलग तरीके से दिखाएगा ही। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जहाँ पे बच्चे के लिए पेरेंट्स शुरुआत में ही बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं या डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। तो मैम कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि वो अपने बच्चे की लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है, हमें समझ ज्यादा है, तो हम उस बेसिस पर आपको ज्ञान दे रहे हैं जो कि आपको बचपन से ही समझकर चलना होगा ताकि आप आगे किसी तरीके की समस्या में ना पड़े। ये रेडीमेड इंटरफेरेंस है। हमें लगता है कि देख मुझे पता है इसलिए मैं पहले से आपको अवगत करा रही हूँ, आगाह कर रही हूँ, और ये करते करते हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या वो कपड़े पहनेगा, क्या वो खाएगा। ठीक है, 2 साल तक बच्चा बात नहीं कर पाता है, लेकिन 2 साल का बच्चा भी कई बार बोलता है मुझे ये नहीं खाना है जी। हम वही देते कि इसके अंदर प्रोटीन है तो उसको यही खाना है। तो आप बच्चों को तो ऑप्शन दे ही नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों का, कई लोग कहते हैं बच्चों को फिर बिगाड़ेंगे क्या, ये नहीं वो नहीं, बच्चे को फील करने दीजिए उसको क्या चाहिए। बच्चे को फील करने दीजिए उसको कैसे कपड़े पहनने हैं। कई बार मेरे बच्चे भी काफी चीजें गलत चूज करती है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो वो उसको घर का कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद है, लेकिन हम सोचते नहीं लोग क्या कहेंगे, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। हमें उसके ऊपर आर्टिफिशियल चीजें हम डालने लग जाते हैं। तो बच्चे का खुद का डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। 20-22 साल के जो यूथ है वो भी पूछते मम्मा आज कपड़ा क्या पहनूं, अभी खाना क्या खाऊं। वो बाहर पढ़ने चला जाता है, उसके बाद ही फोन कर रहा है, तो मदर बहुत सेटिस्फाइड है कि मेरा बच्चा मुझसे पूछ के हर चीज कर रहा है। लेकिन वही बच्चा जब उसकी शादी होगी तब उसकी वाइफ वो अलाउ नहीं करेगी कि वो हर चीज अपनी माँ से पूछ के करे। शायद वो माँ भी कभी अलाउ नहीं करती कि मेरा हस्बैंड हर चीज
अपनी माँ से पूछ के करें। यानी कि एक समय आने के बाद जिन सवालों को हम लोग उठाते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, राइट, आप एक या कई बार डिवोर्स हो रहा है, बिल्कुल, ये मेरा पति तो पूरे समय माँ का ही बात सुनता है। जी जी जी, क्योंकि वो माँ को लगता है कि देखो मैं तेरे लिए ज्यादा अच्छा समझ रही हूँ, लेकिन कब तक, कौन सी एज तक? जब बच्चा खुद से बोल रहा है कि मम्मा मेरे को भी ये खाना है, मम्मा ये, तब भी आप बोल रहे नहीं मैं तेरे लिए डिसाइड कर रही हूँ। आप सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं जो मुझे लगता है, आप खुद का मेडिटेशन, और ज्यादा है तो आप बच्चों को एक एनवायरनमेंट दीजिए कि वो वहाँ पे मेडिटेट कर सके। आपके साथ मेडिटेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो जाके मेडिटेट करे। कोई आपको दिख रहा है कि कोई टीचर है मेडिटेशन, आप वहाँ पे दीजिए। जैसे अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो, या मुझे अपनी बच्ची को सिखाना, तो मैं ही नहीं सिखाऊंगी, हर काम मैं नहीं करूंगी। एक बच्चा बोर हो जाता है पूरे समय, अगर वो माँ के साथ है तो वो भागने की कोशिश करेगा। तो बच्चे को अलग अलग एनवायरनमेंट दीजिए कि ठीक है तुझे इंग्लिश सीखना है तो तू उससे सीख। तो मेडिटेशन भी आप उसको सिखाने के लिए खुद मत प्रयास करिए, आप खुद कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में कहीं कोई है कहीं पे, आप वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए और भूल जाइए। यानी कि बच्चों को अपनी समझ डेवलप करने का हमें पूरा मौका देना चाहिए। यस, भले ही वो गलत करके सीखे, राइट, या फिर वो सही करके और अपनी सीख को बढ़ा ले, राइट, क्योंकि वो गलती नहीं करेगा तो वो रेडीमेड चीजों को वो सोचेगा मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता हूँ। तो हमारे भीतर भी वही प्रेशर है, मैं गलत कैसे कर सकती हूँ, फिर हम अलग गिल्ट में जाते हैं, फिर गिल्ट से हमारे अंदर और दूसरी परेशानी, बीमारी और मेंटल टेंशंस, तो हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते। बाद में पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। तो बच्चे का शुरुआत से ही जो एक इंडिविजुअल वो बन रहा है, उसके साथ वो कौन सा कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, वो बड़ा होके भी एक घर से बाहर निकलने के लिए उसके अंदर अगर फियर है, क्योंकि बचपन में कहा गया नहीं तो अकेले नहीं जा सकता है, अंधेरे में जाएगा तो बिल्ली निकलेगा या कुछ निकल आएगा, तो बच्चों में हम डर भी हम ही इंस्टॉल कर रहे हैं जी। बाद में हम बोलते कि अरे देखो इससे कोई काम नहीं हो रहा है। ये मेरे घर की बात है कि मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मेरे ऊपर कम देखभाल किया गया। कम देखभाल मीन्स ठीक है ये कर लेगा, और वहीं पे मेरे ब्रदर पे काफी उस पे फोकस है, तो वो अभी भी वो जो इंडिविजुअल है वो अभी भी अपने डिसीजन नहीं ले पाता है। और मैंने इतनी गलतियां की, इतना मिस्टेक किया कि मैं अब लर्न करके मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ, अकेले हर चीज काफी अर्ली एज से मैं कर रही हूँ। तो हमें बार बार फोकस ये करना है कि एक बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहे। हम खुश होते कि देखो मेरा बच्चा मुझसे हर चीज पूछ के कर रहा है, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं करेगा। एक टाइम के बाद वो आपको छोड़ के वो, क्योंकि क्या आप रेडी हैं हर कुछ किसी से पूछ के करने के लिए? क्या आपको अच्छा लग रहा है? तो एक माता पिता को ये समझना है, जब आप अपने माता पिता की हर चीज को पूछ के करना पसंद नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो डर से कर रहे हैं, तो आप अपना बच्चे को वो एनवायरनमेंट बचपन से क्यों उसके ऊपर वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं? और ये शायद ये सिचुएशन दोनों के लिए ही तकलीफ दे होती है, जब आप बहुत ही ज्यादा बच्चे को माँ का लाडला या पिता का लाडला बना लेते हैं, और एक समय आता है जब बच्चे को खुद का स्टैंड लेना होता है। तो ना सिर्फ वो बच्चे के लिए तकलीफदायक है बल्कि एक माता पिता के लिए भी है। यहाँ दो केसेस होते हैं, या तो बच्चा बहुत ज्यादा ओबीडियंट बन जाएगा लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें वो खत्म होने लगती है। या तो दूसरा केस है जहाँ पे बच्चा बिल्कुल रेबेलियस हो जाएगा, फिर पेरेंट्स कहते देखो मेरा बच्चा बात नहीं मान रहा है, वो हर चीज को फिर मना करने लगेगा। तो ये दोनों ही केस को अगर अवॉइड करना है, मिडिल पाथ कि ठीक है कुछ चीजें वो सुना, कुछ चीजें अपनी चीजें एक्सप्रेस कर रहा है। जब वो एक्सप्रेस करता है कि मैं ये नहीं करूंगा ये करूंगी, तो पेरेंट्स को वहां पे हर्ट होता है। तो पेरेंट्स कहते हैं बचपन में तो सब सुनता था, अब क्या हो गया मेरे बच्चे को, टीनेज में बदल कैसे गया? तो वो जो इंटरफेरेंस था जब बच्चा सुन रहा था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब जब आप बुढ़ापे में आओगे तो बच्चा आपको वो चीजें रिवर्स देने लगेगा, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब गेम जो है उसके पास आई है। तब हम कहते हैं देखो हम बूढ़े माता पिता है, ये हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, ये हमारे साथ, लेकिन हमने जो बचपन में उसके साथ कर्म किए वो कर्मा का अब टाइम आ गया, हमको रिटर्न मिल रहा है। एक तरफ तो हम बच्चे को या तो बहुत लाडला बना देते हैं, नहीं तो दूसरी तरफ हम उसको पीटना शुरू कर देते हैं ये कहकर कि हमें भी बिगड़ा है, नहीं बिगड़ा बच्चा। हाँ, ये भी बिगड़ा बच्चा, या फिर हमें भी अपने माँ बाप से पिटाई खाकर ही ये सबक मिला है, तो आप जब तक पिटाई नहीं खाओगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। तो बच्चों को मारना कितना सही और कितना नहीं? देखिए
मारना अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस होना, अवेयर होना कि ठीक है अभी मेरे को इसको मार के, तो वो चीजें एप्लीकेबल आपके ऊपर भी होती है। मैं हर वक्त ये कोशिश करती हूँ कि अभी मुझे जो गुस्सा आ रहा है, सेम गुस्सा अगर मेरी बच्ची मेरे साथ करेगी, क्या मैं उसको वही जो मैं रिटर्न दे रही हूँ वो मेरे को देगी, तो कैसा रहेगा? इफ यू आर ओके विद दैट तो प्लीज गो अहेड। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं इसको मारे बिना तो ये सही नहीं होगा, तो वो भी तो कभी वो सोच सकता है या सकती है कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा मजा चखाए बिना मेरे पेरेंट्स सुधरेंगे नहीं, तब आप क्या वो चीज फेस करने को तैयार है? जो आप दे रहे हैं वो रिटर्न आपको वैसा ही मिलेगा। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप कुछ कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं अरे तुम ऐसा करो, कई बार हम उसको झकझोरते हैं, सो नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो यहाँ पे भी अल्टीमेट रोल वही आ रहा है कि क्या आप आउट ऑफ अंदर से आप स्टेबल हैं, फिर कोई एक्ट कर रहे हैं, या आप कई बार बाई दिन में सुबह बाई नहीं आती इसलिए मदर्स बच्चों को पीटने लग जाती हैं, या मदर इन लॉ से पंगे होते हैं, कुछ हो गया तो वहां पे मदर जो है वो बच्चे को यहाँ पे उतारती है, पति से झगड़ा हो गया तो दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे आप बच्चा और आप मारपीट तो कर ही सकते हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है। मारपीट का मतलब ये है कि ठीक है चलो आज तुमने मेरी बात, चलो ये हो गया, तो एक हेल्दी, क्योंकि हमेशा आप प्यार करेंगे ये भी जरूरी नहीं है जी। लेकिन आपको लग रहा है कि आप गलत है, तो क्या आप सॉरी बोलने को तैयार हैं? आप बोले नहीं मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं तो उसके फादर हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ? दैट इज रॉन्ग। आपको रियलाइज हो गया कि यार मैंने तेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारा। आप फ्रेंड के साथ कैसे रहते हैं, तो 7 साल के बाद देखिए, 7 साल के नीचे तो मारने का कोई सवाल ही नहीं है। 7 साल के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो काफी माइंड से गेम करता है, कभी झूठ बोलता है, कभी कुछ, तो कभी आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि देखो बेटा तूने झूठ बोला तो अभी तेरे को इसमें पिटाई पड़ गई, तो आप अपने कंट्रोल में कॉन्शियस हैं कि आप कैसे उसको क्या डील कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कंट्रोल में नहीं है। कई बार देखते बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड है, हमारे पास कोई और नहीं है, तो वो हमको बच्चा मिला उसको ही पीटो, तो वहां से वो क्रिमिनल बनेगा, वो वेट करेगा कि कब मैं इन लोगों को वापस रिटर्न दूं। और बच्चा आपको बहुत अच्छे से जानता है, वो आपके लव को भी समझ रहा है, आप किसका फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं वो भी समझ रहा है, आप उससे अपने इमोशन हाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर झांके कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अपने लिए समय निकालना जरूरी है। यहीं पे रोल है मेडिटेशन का। यानी बच्चे के साथ आप जो भी एक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, या उसको मारने के बारे में सोच भी रहे हैं, उस सोच को आने से पहले आपको ये सोचना है कि उस सोच का क्या असर होने वाला और है, क्या कारण है, बिल्कुल बिल्कुल क्या रीजन है उसका। जी। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे पे हमारा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब हमारा ईगो है। हम अपने ईगो को डील करने के लिए बच्चे को पीट रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, वो सही है, तो सुनना पड़ेगा। और इससे बच्चा सुधरेगा नहीं और शायद डर में आ जाएगा और इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। वो पूरी तरीके से भागने की भी तैयारी कर सकता है कि मुझे सुनना ही नहीं है इनका बात। वेट करेगा, कुछ दिन सुनेगा या सुनेगी। जो घर में कई बच्चे घर से भाग जाते हैं, कई बार बच्चे बहुत बदतमीज बच्चे हो जाते हैं, सब कहते हैं, तो मैंने जब डील किया मैंने देखा डीप डाउन वो चाहते हैं कि मेरे को भी सुनो, बिल्कुल मैंने तुम्हारी बहुत सुन लिया, अब मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारा। तो बच्चा बदतमीज क्यों बन रहा है, बच्चा क्यों आपको परेशान कर रहा है? क्योंकि आप उस पर थोप रहे हो रेडीमेड अपना ईगो जी। क्योंकि अभी तो वो मजबूर है, उसके पास ना पैसे है ना खाने को, सब चीजें आपको देना है, तो वो वेट करेगा कब आप उस पर डिपेंडेंट हो। एक टाइम पे आप तो होना ही है जी। तो ये जो बुढ़ापा और ये जो बड़े होके हम कहते हैं कि आजकल के टीनेजर्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये वही दे रहे हैं जो बचपन में उनके साथ हुआ है। और ये एप्लीकेबल सबके लिए है, चाहे वो हम हस्बैंड के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हम अधिकार नहीं जता सकते हैं। क्या हमारे ऊपर कोई अधिकार जताएगा पूरे समय? क्या वो हमें पसंद है? सुबह से आप उसका रूटीन फिक्स कर रहे हो, वो क्या खाएगा, वो क्या पहनेगा, वो कहाँ जाएगा, वो क्या पढ़ेगा, क्या आपको पसंद आएगा? ये सारा रूटीन आपके ऊपर फिक्स होगा? ये तो जेल का सिस्टम है। बिल्कुल। यानी कि पेरेंटिंग अपने आप में एक समुद्र की तरह है, जितना आप डीप जाएंगे उतना आप समझ पाएंगे। पर क्योंकि हमारे पास अभी समय की बहुत कमी है, हम इस बातचीत को अपने अगले एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे। तो दर्शकों, अभी तक आप जितना समझ रहे थे पेरेंटिंग के विषय को, उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक बहुत विशाल विषय है। ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं समझने के लिए।
हम अपने अगले एपिसोड में इसी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PNC हिंदी। धन्यवाद।